प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज की महत्वपूर्ण घटनाओं और इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। देखो, उससे पहले आपसे एक निवेदन होगा कि अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, मैसेज शेयर कर दीजिए और जो पढ़ने लिखने वाले लोग परिवार में हैं उन तक मैसेज पहुंचा दीजिए, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस और जो करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रम की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पहली घटनाक्रम क्या है, ध्यान दीजिए। 1923 में आज 8 दिसंबर के दिन जर्मनी और अमेरिका के बीच मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यान दीजिएगा, जर्मनी और अमेरिका के बीच मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा इंपॉर्टेंट खबर क्या है, 1967 में क्या हुआ, पहले पनडुब्बी INS कलवरी को सेना में शामिल किया गया। INS कलवरी। 2002 में भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट किया। ये भारत की पारंपरिक संपदा है, नीम, हल्दी, जामुन और गौमूत्र, जो कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर रोग में, है ना। इस दिशा में गौमूत्र को लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका ने, USA ने क्या किया है, पेटेंट कराया था। 1721 में मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध पेशवा बालाजी बाजीराव का जन्म हुआ, आज ही के दिन। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आइए इसी दिशा में हम लोग आगे चलते हैं और सारी चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फटाफट जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रोग्राम में, उसको ज्वाइन कर लें। अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए एक एक घटना को हम लोग क्रम से देखते हैं, क्या हुआ है देश में और कैसे क्या हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, PM मोदी 11 दिसंबर को मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 11 दिसंबर को मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस वे का पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। शिरडी और नागपुर के बीच एक्सप्रेस वे का पहला चरण 11 दिसंबर को जनता के लिए खोला जाएगा। ये जनता के लिए खोला जाएगा कब? 11 दिसंबर को। कहां से कहां? शिरडी और नागपुर के बीच। यह 500 किलोमीटर लंबा होगा। शेष हिस्से को अगले 6 महीनों में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम 701 किलोमीटर 8 लेन, ध्यान दीजिएगा, 8 लेन की जो सड़क बन रही है, मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस का निर्माण कर रहा है। इसे सबसे तेज एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जाएगा, जहां वाहन 150 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं। यह 14 जिलों, 6 तालुकों और 392 गांवों से होकर गुजरेगी और नागपुर और मुंबई के बीच के समय को मौजूदा 16 घंटे से घटाकर 8 घंटे 16 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कई पॉइंट्स बन रहे हैं। सबसे पहला तो यही बन रहा है कि 11 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा और शिरडी और नागपुर, इसके बीच में जो है, जो चीजें होने जा रही, जनता के लिए खोला जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, पूरी लंबाई है 701 किलोमीटर, ठीक है। 500 किलोमीटर लंबा पहले खोला जा रहा है, इसको याद रखना है। 14 जिले इसमें कवर हो रहे हैं
और जो 16 घंटे का समय है ये घट करके क्या होने जा रहा है, 8 घंटे का होने जा रहा है, यानी आधा समय होगा। और कहा जाता है कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ये समय बचेगा तो निश्चित रूप से देश के लिए विकास में कहीं ना कहीं किसी स्तर पर काम आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की पहली खबर। आइए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिकी वायुसेना ने अपना नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 लॉन्च किया है। यह शीत युद्ध के दौरान पहली बार उड़ाए गए विमानों की जगह लेगा। नए बॉम्बर को नॉर्थ्रोप ग्रुमन ने बनाया है। 30 वर्षों में लॉन्च किए गए नए बमबरसक की कीमत लगभग $700 मिलियन होगी। B-23 परमाणु के साथ साथ पारंपरिक हथियार भी ले जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको ध्यान रखिएगा कि अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने वायुसेना के लिए अपना नया परमाणु स्टील बॉम्बर 21, ये याद रखिएगा, ये परीक्षा के लिए क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि परमाणु स्टील बॉम्बर 21 किस देश ने बनाया है, तो अमेरिका ने बनाया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बॉम्बर को बनाने का काम किसने किया है, नॉर्थ्रोप ग्रुमन, इनका नाम याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बम बरसक की कीमत $700 मिलियन होगी और यह परमाणु के साथ साथ पारंपरिक हथियार भी ले जा सकता है। यानी परमाणु हथियार तो ले ही जा सकता है, ये पारंपरिक हथियारों को भी ले जा सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आइए अगली महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों में से एक है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट GIB की बात की है। और ये क्या है, ये एक लुप्त प्राय पक्षी है जो भारत में जो है गंभीर रूप से लुप्त होता जा रहा है, जिसके बारे में कहा। यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्थानीय रूप से गोंडवाड़ के नाम से जाना जाता है, गोडावड़ के नाम से जाना जाता है। IUCN की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विलुप्त होने के कगार पर है और केवल 50 से 250 के बीच जीवित है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या कहा जा रहा है, इसका नाम याद रखने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि प्रोजेक्ट GIB की गठन की बात की है और शुरू करने की बात की है। और कौन सा पक्षी है, कौन सा ध्यान रखना है जो लुप्त प्राय हो रहा है, उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये नाम याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सा पक्षी लुप्त प्राय हो रहा है। लुप्त प्राय, देखिए आज बहुत सारे जीव जंतु लुप्त प्राय हो रहे हैं, बहुत सारे जीव नहीं दिख रहे हैं। गौरैया ही दिखना बंद हो गई है, गिद्ध दिखने बंद हो गए हैं, है ना, लाल पांडा खतरे में है, ऐसे बहुत सारे जीव, व्हाइट टाइगर, व्हाइट लायन, सब खतरे में। तो कहाँ है, क्योंकि हमारे जीवन की जो विलासतापूर्ण साधन है उन्होंने कहीं ना कहीं इन पर प्रभाव डाला है और हमारी तस्करी और हमारी अव्यवस्थाओं ने इनको कम किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के लिए ऐसे प्रोजेक्ट की बात की है। और IUCN की रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में केवल अब 50 से 250 बचे हैं। तो ये निश्चित रूप से इनके आगे के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए चीता को लाया गया नामीबिया से, तो चीता जो नामीबिया से लाया गया, ये क्या था भाई, ये हमारे यहाँ नहीं थे तभी हमें इसको करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये लुप्त होते गए और ये ला करके हम इनसे अब इनके बच्चे पैदा होंगे और चीजें होंगी। तो ऐसे ही इनकी स्थिति है। तो ये न्यायालय ने जो कदम उठाया है, जो कुछ कहा है, बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। आइए अगले घटनाक्रम की तरफ चलते हैं।
हरियाणा की जोड़ी सरबजोत सिंह और मनु भास्कर ने 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिश्रित टीम पिस्टल खिताब जीता है। उन्होंने चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में कर्नाटक की जोड़ी दिव्या टीएस और इमरोज को 16-4 से हराया। पंजाब और ओएनजीसी ने इस आयोजन में कांस्य पदक जीते। जूनियर मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश की अंजलि और सागर ने उत्तराखंड की यशस्वी और अभिनय को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है ये हरियाणा की जोड़ी है, याद रखिए। हरियाणा की जोड़ी कौन है? सरबजीत सिंह और मनु भास्कर। इन्होंने 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में क्या किया है? मिश्रित टीम पिस्टल खिताब जीता है। इनका नाम याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की अंजलि और सागर ने उत्तराखंड के यशस्वी और अभिनव को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। तो ये नाम याद रखिएगा। इन दोनों के नाम सरबजीत सिंह और मनु भास्कर, नाम याद रखिएगा। सॉरी, मनु भाकर नाम याद रखिएगा। यहां पर सरबजीत सिंह और मनु भाकर, ये नाम याद रखिएगा। यहां पर उत्तर प्रदेश में अंजलि और सागर को याद रखिएगा। अगर कोई प्रश्न कभी आता है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्या पोजीशन रही है तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए, अगली इंपॉर्टेंट खबर क्या है? आईआईएफएल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। आईआईएफएल म्यूचुअल फंड, ठीक है, ने भारत का क्या किया है? पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या होगा? आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड, ये नाम होगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, ध्यान रखिएगा। यह न्यू फंड ऑफर एक ओपन एंडेड पैसिव इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जिसमें 3 साल की लॉक इन पीरियड है। 3 साल से पहले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो गए तो 3 साल आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। अगर आपने ये म्यूचुअल फंड लिया है तो 3 साल आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते। निवेशकों के पास में टैक्स बेनिफिट के साथ साथ बड़ा फंड जनरेट करने का मौका है। टैक्स सेविंग है, इसमें 2 बातें हैं। एक तो बात यह है कि टैक्स सेविंग की बात की जा रही है, और दूसरा क्या है कि बड़ा फंड जनरेट होगा, यानी ज्यादा पैसा मिलेगा, बड़ा फंड। यह न्यू फंड ऑफर 21 दिसंबर को बंद हो जाएगा और यह स्कीम 2 जनवरी 2023 के सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन के लिए फिर से खुलेगी। तो ये एक नाम है, इसका नाम याद रखिएगा, आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड। तो ये टैक्स को बचाने के लिए है और लोगों की जो फंड है उसे बढ़ाने के लिए है। लेकिन बस यही है कि 3 साल का जो कहा गया है कि लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड, ध्यान रखिएगा। ये 3 साल का लॉक इन पीरियड है, एक यहां से बात याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी नाम से मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से यूट्यूब पर भी है, टेलीग्राम पर भी है और गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, तो आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में आपको कई तरह की जो टेस्ट सीरीज हैं वो मिलने जा रही हैं। टेस्ट सीरीज ये आपको ARO के लिए मिलने जा रही है, आपको PCS के लिए मिलने जा रही है, CPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मिलने जा रही है, SSC GD की मिलने जा रही है, UPP और UPSI के लिए मिलने जा रही है। तो टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारी करने को मिलेंगी, जिससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और करंट अफेयर की ढेर सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी।
तमाम मटेरियल आपको मिलता रहेगा, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद होगा, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। 60 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और गणितज्ञों में से 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं जिन्हें STEM के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम के तहत इन लोगों को चुना गया, 60 लोगों को, उनमें वैज्ञानिक हैं, प्रौद्योगिकीविद हैं, इंजीनियर हैं, गणितज्ञ हैं, उसमें भारतीय मूल के 3 लोग हैं। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पहल जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के बारे में समाज की लैंगिक धारणाओं को तोड़ना, महिलाओं और गैर बाइनरी लोगों की सार्वजनिक दृश्यता में वृद्धि करना है। प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, जो इस देश का शीर्ष निकाय है, वह 10,55,000, ध्यान दीजिएगा, 10,55,000 से अधिक वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में कार्यरत 7 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों को अत्यधिक दृश्यमान मीडिया बनने में सहायता करता है। इसमें से पूरी बात में से सिर्फ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, 60 लोगों का सुपरस्टार, यानी इन चीजों में आगे आने वाले लोगों का नाम आया है, उसमें 3 कौन है, भारतीय मूल के, भारतीय मूल। बस इतना ध्यान रखना है, तो ये चीज आपकी कंप्लीट हो जा रही है। तो पहले विद्यार्थियों, ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, और अगले पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं। ये अगला पॉइंट हमारा आ रहा है, ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी भी बॉलीवुड स्टार के नाम, छवि और आवाज के अवैध उपयोग को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अभिनेता की पर्सनैलिटी राइट का उल्लंघन करने से रोक दिया है। देखिए क्या है ये छवि, नाम, बॉलीवुड स्टार के नाम, छवि और आवाज के अवैध उपयोग को रोकने के लिए अंतरिम रूप से आदेश दिया है। एक्चुअली ये हमारे पर्सनल लॉ, ये हमारी जो है आर्टिकल 21, इन सब के अंतर्गत आता है कि मेरी चीजों का लोग उपयोग करें, अनावश्यक उपयोग करें, वो गलत है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक कदम है उच्च न्यायालय का, दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदर्भ में कहा है, इसे जानकारी में रखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, फटाफट आप रेडी हो जाइए, और सभी आदमियों के जवाब चाहिए, ठीक है। सभी लोग रेडी हो जाएं और अपने जवाब देना शुरू करें कि क्या है क्वेश्चन। देखिए करंट का क्वेश्चन आ गया है, आज आपको 10 करंट के क्वेश्चन है और 25 जो है आपके जीके जीएस के क्वेश्चन है, तो फटाफट जवाब देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन कब करेंगे? अभी चर्चा हमने आपसे की है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 11 दिसंबर, ऑप्शन सी 13 दिसंबर, ऑप्शन डी 14 दिसंबर। फटाफट जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका आंसर है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को करेंगे, और ये आपने देखा है कि ये जो शिरडी इसकी शुरुआत होगी, 500 किलोमीटर पहले जो है जनता के लिए खोला जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा है खोला जा रहा है। 8 लेन है ये, 8 लेन। यहाँ पर 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चला सकते हैं लोग। बात, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। टोटल लंबाई है 701 किलोमीटर। ये सभी प्रश्न हो सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। शिरडी और नागपुर के बीच एक्सप्रेस वे का पहला चरण 11 दिसंबर को जनता के लिए खोला जाएगा। यह 500 किलोमीटर लंबा होगा। शेष हिस्से को अगले 6 महीनों में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह कई जिलों और बंदरगाहों को जोड़ेगा।
मुंबई पुणे एक्सप्रेस के वे के बाद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रहा है। तो अगला जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो है बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र एक्सप्रेस वे। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो क्वेश्चन था ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर। ठीक है, आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। किस बैंक ने शहरी सहकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत अच्छे प्रश्न है, इन सब पर चर्चा मैंने करंट के दौरान की है। अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे तो जरूर सही आंसर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट जवाब दीजिए, आपने पढ़ रखा है और मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूछा जा रहा है किस बैंक ने ऐसा किया है, 4 स्तरीय नियामक, ध्यान दीजिएगा, मानदंडों को लागू किया गया है। तो ये काम किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कार्य किया है, इसको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा में। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को वर्गीकृत करने के लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचे के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पारस्परिकता और सहयोग की भावना को संतुलित करने के लिए इस तरह के ढांचे की आवश्यकता थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूसीबी की निवल संपत्ति और पूंजी पर्याप्तता से संबंधित मानदंडों की भी घोषणा की है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि 4 स्तरीय है, यही आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नियामक बोर्ड कैसा बनाया जा रहा है, इसे याद रखिएगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 48वां, ऑप्शन डी 65वां। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 48वां। याद रखिएगा, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, यानी हमारी जो उड़ान है उसमें सेफ्टी के दृष्टिकोण से हमारी क्या पोजीशन है, इसका आंसर है हमारी 48वीं रैंक है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। सिंगापुर रैंकिंग पर शीर्ष में है। संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 4 साल पहले भारत 102वें स्थान पर था। चीन 49वें स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी पोजीशन 102 थी और चीन की पोजीशन वर्तमान में 49 है। तो ऐसे तो देखने में ठीक है, चीजें याद रखने की जरूरत है कि ये 48वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है ये जरूर जानना जरूरी है, सिंगापुर। आइए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया। नवंबर माह में जीएसटी कलेक्शन घटकर कितने लाख करोड़ हुआ? अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। नवंबर माह में जीएसटी कलेक्शन घटकर कितने लाख करोड़ हुआ? जानकारी के लिए ध्यान रखना जरूरी है। ऑप्शन ए 1.46, ऑप्शन बी 1.52, ऑप्शन सी 2.15, ऑप्शन डी 3.75। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 1.46। जीएसटी के बारे में आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगता है, वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है, और ये फ्रांस से सबसे पहले लगा था, फ्रांस में 1954 में।
चलिए इसका ध्यान रखिएगा। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीएसटी से सरकार को नवंबर महीने में 1.46 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अक्टूबर महीने के मुकाबले इसमें 4% की कमी आई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11% ज्यादा है। अक्टूबर महीने में जीएसटी का कलेक्शन 1.52 लाख रुपए था। नवंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1.32 लाख करोड़ रुपए था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किताब है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करंट के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का विमोचन हुआ? ऑप्शन ए संजय मिश्रा, ऑप्शन बी विक्रम संपत, ऑप्शन सी अरुण गोयल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। किताब है, इसका विमोचन हुआ है। ये इसका आंसर है विक्रम संपत, याद रखिएगा, विक्रम संपत। हाल ही में विक्रम संपत लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक भूले बिसरे नायकों को मुख्य धारा में लाने के लिए लिखी गई है। यह 15 लंबे समय से भुलाए गए, ज्यादातर उपेक्षित भारतीयों की कहानी है। राज राजा चोल इस पुस्तक के लोगों में से एक हैं। तो ये हमारी पुरानी कहानी की तरफ इशारा करती है कि हमारे इतिहास में क्या हुआ है, और ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को लेकर के जिन्हें हम भूल रहे हैं, उनके संदर्भ में बातें आ रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, हाल ही में किसने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? किसने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए, अभी एक ही दिन के अंदर चर्चा हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि हमारे द्वारा दी जा रही सूचनाएं आप तक पहुंच सकें और आपके ज्ञान में, आपके बौद्धिक विकास में हमको सहयोग कर सकें। विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में आपको देखेंगे। मिशन इंस्टीट्यूट में आने वाले समय में जो भी टेस्ट सीरीज में जो सुविधाएं आपको मिलने जा रही हैं, इसलिए हमारे जो गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, उससे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट, क्या है, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह। याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट खबर है आपके लिए, है ना। हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिहार में भोजपुर जिले के आरा के सदर अस्पताल में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक MHC मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। इस स्वास्थ्य परियोजना की कुल लागत 12.68 करोड़ रुपए है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था और आगे भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न फिर आ गया आपके पास में, स्वास्थ्य को लेकर के ही। हाल ही में किसने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए जर्मनी एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी अमेरिका एंड फ्रांस, ऑप्शन सी इंडिया एंड जर्मनी, ऑप्शन डी चाइना एंड इंग्लैंड। चित्र देख के तो आपको उत्तर पता ही चल गया होगा, आप देख रहे होंगे, और इतना अनुमान तो आप तेजी से लगा ही सकते हैं। तो आप फटाफट जवाब भी दे दीजिए, क्या आंसर होगा आपकी नजर में? डॉक्टर आपके द्वार, डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, इसका आंसर है इंडिया और जर्मनी। ठीक है, ये परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको गौर करिएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के बीच
नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के देश में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए आसान पहुंच की सुविधा मिल सकेगी। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है लेटेस्ट क्या कहा जा रहा है, अभी कहा जा रहा है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के बीच जो समझौता दिल्ली में हुआ है वो किस दृष्टिकोण से है, वो सारी चीजें आपके संज्ञान में रहनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के लिए बहुत सारे प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं और जो लगा रहता है वही सफल होता है। ये अनावश्यक की वार्तालाप हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। समस्त प्रकार के मोह माया इन सब से हट करके विद्यार्थी को सिर्फ अपने भविष्य के लिए संवेदनशील होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर गौर करिएगा कि अपने भविष्य के निर्माण के लिए अगर आपको कुछ स्वार्थी होना पड़े तो स्वार्थी बन जाइएगा। क्योंकि अगर आप अपने लिए कुछ करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, अपने भविष्य को संवारेंगे और कल जब आप सफल हो जाएंगे तो भले ही आज आप स्वार्थी रहे हों लेकिन कल समाज के लिए, सबके लिए परमार्थ का काम कर पाएंगे। इसलिए अपने भविष्य के निर्माण में स्वार्थी हो जाना गलत नहीं है। तो प्लीज आइए अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए विजेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी सुनील गुप्ता, ऑप्शन सी विजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी विनीत शुक्ला। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष की बात हो रही है। आंसर है ऑप्शन ए विजेंद्र शर्मा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विजेंद्र शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। संसदीय विधान के तहत गठित आईसीएआई ने बयान में कहा कि संपन्न चुनाव में शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। वह आईसीएआई के फेलो सदस्य हैं और वर्ष 1998 से ही लागत लेखाकार के तौर पर सक्रिय हैं। तो विजेंद्र शर्मा जी का नाम याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती? बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इस पर। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए सभी व्हील चेयर पर खिलाड़ी लोग बैठे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने इसको जीता है, इसको याद रखिएगा। हमारे जो खिलाड़ी हैं जो व्हील चेयर पर हैं वो भी हमें उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर ले आए, तो ध्यान दीजिएगा इसको। राजस्थान में नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण उदयपुर में किया गया। यानी ये जो खेल हुआ है वो कहाँ हुआ है? उदयपुर में हुआ है। नारायण सेवा संस्थान एवं राजस्थान रॉयल्स के संयुक्त तत्वावधान में, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान नारायण सेवा संस्थान एवं राजस्थान रॉयल्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 7 दिवसीय टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को आसानी से पराजित कर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया। हरियाणा उप विजेता रहा। गत चैंपियन पंजाब इस बार लीग मैच में ही होड़ से बाहर हो गया था। तो उत्तर प्रदेश विजेता है और हरियाणा उप विजेता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह है हमारी कौन सी प्रतियोगिता? ये प्रतियोगिता है व्हील चेयर क्रिकेट की प्रतियोगिता, जो कहाँ आयोजित हुई है?
जो आयोजित हुई है उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट जवाब दीजिएगा इसका भी। निम्नलिखित में कौन सा नेटो वेनेटर पॉलीडोटन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा नेटो वेनेटर पॉलीडोटन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। ऑप्शन बी, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ EEL इन सिक्किम। ऑप्शन सी, डायनासोर्स। ऑप्शन डी, शिप ऑफ आर्कटिक एक्सपीडिशन। नेटो वेनेटर पॉलीडोटन, देखिए इसका सही आंसर है डायनासोर। याद रखिएगा, ये प्रश्न अच्छा है। आइए देखते हैं। नेटो वेनेटर पॉलीडोन नामक डायनासोर क्रस्टेशियस अवधि के दौरान लगभग 72 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहता था। यह हंस जैसी लंबी गर्दन और 100 से अधिक छोटे दांतों वाले मुंह के साथ एक लंबे चपटे थूथन वाला एक गोताखोर पक्षी है। इसका लगभग पूरा शरीर पंखों से ढका हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहा जा रहा है? नेटो वेनेटर पॉलीडोन्स नामक डायनासोर क्रस्टेशियस अवधि में के दौरान रहता था और उसकी व्याख्या की गई है कि 100 से अधिक उसके दांत थे और बड़ा सा थूथन था उसका, चपटा हुआ, और गोताखोर पक्षी था ये एक तरह से। ये सब बातें ध्यान रखिए, नाम याद रखिए, है ना, ये याद रखिए डायनासोर। डायनासोर पर तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, आपने देखी होंगी। आइए, चलिए अब क्वेश्चंस की दूसरी सीरीज प्रारंभ हो रही है। ये करंट के बाद अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसी प्रकार से जैसे करंट इंपॉर्टेंट है। करंट में अगर आप लगे रहेंगे बराबर तो आपको एक बहुत बड़ी संख्या में हम चीजें देख पाएंगे और आप जब परीक्षा के नजदीक पहुंचेंगे तो हम उसका रिवीजन भी आपको कराएंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। देखिए, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति, ये चौपाई है। स्वार्थ से सभी लोग प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, सुर नर मुनि सब ही की रीति। सुर माने कौन? देवता। नर माने कौन? हम और आप। और मुनि माने साधु संत सन्यासी गुरु। ये सब जो है कहीं ना कहीं एक स्वार्थ होता है। वो स्वार्थ किस दृष्टिकोण से है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि सभी का स्वार्थ पैसे के लिए हो सकता है किसी की आकांक्षाएं हो, अपेक्षाएं हो, कल्याण से जुड़ी हुई बातें हो, मानवता से जुड़ी हुई बातें हो। तो ध्यान दीजिए, अपने भविष्य निर्माण में लग जाइए और डर के आगे जीत है। अगर आप प्रयास करेंगे तो जरूर सफल होंगे। आइए क्वेश्चन की सीरीज पर चलते हैं, फटाफट तेजी से आंसर कीजिएगा, सब पढ़ाया हुआ है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE, राइट टू एजुकेशन अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली? फटाफट जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, 2009। ये एक अधिनियम है जिसे हम बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इस अधिनियम ने क्या किया? हमारे संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा, आर्टिकल 21A, इसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में कहा गया कि इन्हें फ्री एजुकेशन मिलेगी और क्या होगा? कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, कंपलसरी मिलेगी, यानी ये मुफ्त में है और अनिवार्य है, दोनों बात ध्यान रखना है। तो ये कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसी संशोधन ने ये किया और इसी संशोधन ने क्या किया कि आर्टिकल 45 में ही परिवर्तन किया और वहां पर भी कह दिया कि 0 to 6 के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। इसी अनुच्छेद ने क्या, इसी संशोधन ने क्या किया कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में वहां पर भी चेंज किया और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया और जिसमें कहा गया कि माता पिता
यानी माता पिता, पेरेंट्स और एंड गार्जियन का ये कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो 86वें संविधान संशोधन ने बहुत व्यापक परिवर्तन किए हैं, इसको याद रखिएगा। और इसे लागू करने की जो बात करें अधिनियम के रूप में 2009 में आई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए दिमाग पर रखिएगा। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी 4था। फटाफट बताइए, यह सब प्रश्न आपने पढ़ रखे हैं, फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है 7वां। 7वें पर इंडिया है। 8वें पर, 6ठे पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। याद रखना है एक बात को प्यारे विद्यार्थियों, जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो एक बात हमेशा फोकस करता हूं, मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, कभी भी कोई विद्यार्थी कठिन प्रश्न के बन जाने से सफल नहीं होता। कभी भी कोई विद्यार्थी कठिन प्रश्न के बन जाने से सफल नहीं होता। और कभी भी कोई विद्यार्थी जब असफल होता है तो सरल प्रश्न के गलत हो जाने से होता है। कोशिश ये करनी है कि सरल गलत ना हो और कठिन बन जाए, ऐसी कोशिश करनी है। सरल गलत ना हो, कठिन बन जाए, 100% सिलेक्शन हो जाए। मेरी बात को ध्यान रखिए। आइए देखते हैं, तो क्या कहा जा रहा है? कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के, तो ये आसान क्वेश्चन था और इसे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रट लेना है ऐसी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए डिनोसिन फास्फेट, ऑप्शन बी ग्लाइसिन ट्राइफास्फेट, ऑप्शन सी एडनोसिन डाइफास्फेट, ऑप्शन डी डिनोसिस ट्राइफास्फेट। तो एडनोसिन यहां पर ट्राई है, एडनोसिन ट्राइफास्फेट। ये आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं, एटीपी एडीपी। तो प्यारे विद्यार्थी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। फटाफट रिवीजन कर लीजिए ऐसे प्रश्नों को, कोशिका के संदर्भ में है, अच्छा प्रश्न है। आइए, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। फटाफट देख के बताइए क्या आपको लग रहा है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई बार। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ये देखिए, मैंने इसका एरियल व्यू लिया है आपके लिए, पिक्चर्स को कलेक्ट किया गया है और वहां से मैंने कलेक्ट करके नेट के माध्यम से तमाम तरह से कलेक्ट किया। और ये है आपका माजुली द्वीप। ये चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी है और ये आपका माजुली द्वीप है। ये जो है इसका नाम है माजुली द्वीप, असम। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। सारे विद्यार्थियों, बहुत मेहनत करनी होती है, चीजों को कलेक्ट करना होता है और आप तक पहुंचाना होता है। तो अपेक्षा करता हूं कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। और अगर मेरी बातें और ये सारी चीजें आपको अच्छी समझ में आ रही है तो जरूर लाइक और कमेंट भी करेंगे। ये सारे कार्य मैं कर रहा हूं, इनका उद्देश्य है बहुत डिफरेंट जगह से चीजों को कलेक्ट करके लाना। इनका उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थियों का कल्याण, जन सामान्य के लिए कल्याण की भावना रखना। ऐसे उद्देश्यों से इनका कार्य कर रहा हूं और कोई निहित स्वार्थ नहीं है। बस ये है कि जो विद्यार्थी हमसे किसी भी स्तर पर जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से मेरे माध्यम से उन्हें सफलता में कुछ सहायता मिल सके और वो आगे बढ़ सके। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खादर और भांगर
किस मृदा के प्रकार हैं? ऑप्शन ए एलुवियल, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी लेटेराइट, ऑप्शन डी लाल। दोनों मृदाएं आपके सामने चित्र के रूप में दिख रही हैं और आंसर भी आपको मालूम ही चल गया है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं डिस्कशन करना है। देखिए ये एलुवियल मृदा है, एलुवियल है ना, ये है आपका खादर और ये है आपका बागर। जो पुरानी मृदा है वो है आपकी भांगर और जो नवीनतम है वो है आपकी खादर। तो ये ध्यान रखिएगा, एलुवियल सॉइल्स, खादर और बागर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसे गौर से देखिएगा और बताइए, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? आत्रेयी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी सुरमा, ऑप्शन डी रायडेक। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है सुरमा। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये है आपकी सुरमा नदी, ये सुरमा नदी है और ये है बराक नदी, है ना। इसका उद्गम स्थल है किरोंग, नाम याद रखिएगा और आंसर क्या हो गया? सुरमा, सुरमा नदी। इन सब चीजों में मैं डिस्कशन कर चुका हूं, बस एक रिवीजन है आपकी तैयारी का, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक है। हर तरह के प्रश्न कठिनतम और सरलतम आपके पास लाए जा रहे हैं, इसी उद्देश्य से कि फटाफट एक रिवीजन आप कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, चित्र के माध्यम से मैंने दिखाया है कहाँ पर आपकी बराक नदी है, कहाँ सुरमा है, कहाँ बांग्लादेश है, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया है। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? ऑप्शन ए बटालेगला, ऑप्शन बी गोगाला, ऑप्शन सी हंस गिरिया, ऑप्शन डी नमू नुकुला। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है बटालेगला और ये है वो रॉक। इसी को कहा जाता है बटालेगला, बटा लेगला, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट तेजी से रिवीजन करिए। आइए, क्वेश्चन है, रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है? रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, बंगाली लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि पुस्तक लिखी है और 1913 में गीतांजलि ऑफरिंग सॉन्ग्स को नोबेल प्राइज मिला है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत ही सांस्कृतिक रूप से संस्कृति को बहुत उन्होंने धनी बनाया। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, है ना। ये बहुत ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल है, जिसमें कहा गया था रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे त्योहारों और अनुष्ठानों में गाया जाता है। बहुत सारे गीत लिखे हैं और उन गीत को हमेशा वहाँ की जो पारंपरिक जीवन शैली है उसमें हमेशा उनका गायन होता रहता है, महिलाएं गाती रहती हैं। अब देखिए कोई भी बंगाली फैमिली मिलेगी तो आपको मालूम चलेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया? ऑप्शन ए 74वें, ऑप्शन बी 91वें, ऑप्शन सी 86वें, ऑप्शन डी 61वें। फटाफट जवाब दीजिए, क्या आंसर है? तो आपने पढ़ रखा है अच्छे से, आपको मालूम है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है 51वें। ये 2003 का है। और इसने क्या किया है? इसने जो है एक व्यवस्था को जन्म दिया। इसने कहा कि मंत्रिपरिषद जो है वो 15% से अधिक नहीं होगी। अगर केंद्र है तो लोकसभा की बात है, तो लोकसभा में पीएम के साथ प्लस अदर मिनिस्टर, उनकी संख्या कितनी होगी? 15% होगी। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में अगर जाएंगे तो ये देखिए आर्टिकल 75 है, इसमें संशोधन किया गया। आर्टिकल 164 में संशोधन किया गया और कहा गया कि सीएम प्लस अदर मिनिस्टर कितने होंगे? वो होंगे 15%। लेकिन मिनिमम नंबर के बारे में भी कह दिया गया कि मिनिमम 12 होंगे। किसके? विधानसभा के। तो याद रखिएगा। तो ये परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तेजी से। उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी फाल्गुन, ऑप्शन सी वैशाख, ऑप्शन डी भाद्र। देखिए सब बाघ का कपड़ा पहने हुए हैं और बाघ का कपड़ा पहन करके नाच करते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों चैत्र में। हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र माह से, तो ये ध्यान रखिएगा चैत्र माह में ये किया जाता है। आइए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 9वीं। ये सब बिल्कुल आपको रटाए गए हैं, फटाफट जवाब दीजिए। नगर पालिका की बात की जा रही है, नगर पालिका से कौन सी संबंधित है? तो आपको पता है ये जो आपका आंसर होगा 12वीं। 74वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 10वीं जो है आपके 52वें के द्वारा जोड़ी गई है। 11वीं आपकी 73वें के द्वारा जोड़ी गई है और 9वीं आपकी पहले संविधान फर्स्ट 1951 ये जोड़ी गई। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है आपका ये ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी हैं? ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? पृथ्वी, पवन, वन, उषा काल। इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वन। वन की देवी है। ठीक है, ऋग्वेद को हम सबसे प्राचीनतम मानते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद। ध्यान रखिएगा, 4 वेद हैं, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? फटाफट जवाब दीजिएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये बादशाही मस्जिद है लाहौर पाकिस्तान की। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। फटाफट जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आ रहा है, ध्यान दीजिएगा।
गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? सत्याग्रह सभा, ये देखिए सत्याग्रह का दृश्य लोग जा रहे हैं। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1922। सारे विद्यार्थी, उसका सही आंसर है 1919। बिल्कुल, ये सब परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। तेजी से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि फटाफट आपका रिवीजन हो सके। समय कम है, एग्जाम नजदीक है, हर हाल में सफल होना है, इसलिए उन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए जो सीधे सीधे आ रहे हैं। चलिए, किसने भारत के लौह पुरुष के नाम से जाया जाता है? कौन सा व्यक्ति है? तो आपके सामने ही ऑप्शन है, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। देखिए कितना प्रभावी व्यक्तित्व भारत का, आयरन मैन ऑफ इंडिया। 13 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950। ये आंसर है वल्लभ भाई पटेल। आधुनिक भारत के निर्माता हम इन्हें कहें तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। इन्हें सरदार की उपाधि आप जानते हैं बारदौली की महिलाओं ने दी थी, और एक बहुत मजबूत व्यक्ति थे। जो देश का एकीकरण हुआ, एकीकरण पूरे देश में देशी रियासतों के साथ जो सामंजस्य बैठा, वो सब इन्हीं की देन है। ये आधुनिक भारत के एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के निर्माण में, एकीकरण में मदद दी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, ये इसका आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? ये सोमनाथ मंदिर आपके सामने आ गया। महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात। हाथ चलते रहना चाहिए और जवाब आना चाहिए। इसका आंसर है गुजरात, सोमनाथ मंदिर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कल भी एक प्रश्न दिया था मैंने आपको द्वारिकाधीश मंदिर के नाम से, और यह है आपका सोमनाथ मंदिर। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बैडमिंटन। रिवीजन सेशन चल रहा है, इसलिए बहुत डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। फटाफट जवाब देते रहिए ताकि चीजें दिमाग में सेट होती रहे। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है बॉक्सिंग। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है? बॉक्सिंग। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जनरल डायर, जनरल इरविन, जनरल क्लाइव, जनरल सैंडर्स। इसका आंसर है जनरल डायर। डेट आपको याद होगी, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। सब लोग इकट्ठा थे। जनरल डायर ने धुआंधार गोलियां चलवाई। जो आदमी जहां से भागने का प्रयास किया, देखिए ये निशान जो दिख रहे हैं आपको, ये बने हैं, ये सब गोलियों के निशान हैं। आज वहां लोग जाते हैं, देखते हैं किस तरह का नृशंस अत्याचार हुआ था। ये गोलियों के निशान है सब यहाँ पर दीवालों में। तो ये सब क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग मरे थे, हजारों लोग मरे थे और बहुत नृशंस हत्याएं की गई थी। और ये बात काम किया था जनरल डायर ने। तो याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। क्वेश्चन नंबर 19, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक, ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथनॉल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी एथेनॉल। पहले विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, ये मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में जो चीजें होती हैं वो है। ये चित्र के माध्यम से कई चीजें दिखा रहे हैं, उससे भी ध्यान रखिएगा। ये चींटी है, चींटी में फार्मिक एसिड होता है।
ये जो है विनेगर है, एप्पल विनेगर है और चीजें हैं। सेब के अंदर क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। यहाँ पर विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, जो सिरका होता है। जो नींबू है इसमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। जो आपका टमाटर है इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। और जो दूध वगैरह है इसमें लैक्टिक एसिड होता है। और जो ग्रेप्स है इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। तो इनको इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये सब बातें दिमाग में रखिएगा, अच्छा रहेगा। बातों को, चर्चा को बार बार होते रहने से रिवीजन होता है और वो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। आइए कुछ प्रश्न और बचे हैं। 25 क्वेश्चन की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? ऑप्शन ए बॉम्बे अधिवेशन 1921, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन 1916। बिल्कुल तेजी से इसको याद कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ है, हमने आंसर भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपका है नागपुर अधिवेशन 1920। बी राघवाचारी इस समय अध्यक्ष थे और ये अधिवेशन नागपुर में हुआ था। ये ध्यान रखने की जरूरत है किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए गुलामगिरी, ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन डी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये सब किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में आती हैं। फटाफट जवाब दीजिए। ये फोटो है ज्योतिबा फुले जी का। एक समाज सुधारक थे जिन्होंने उन सभी जातियों का जिनका शोषण हो रहा था उन सबके लिए प्रयास किया। एक महानतम व्यक्ति जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास में आगे आए, विरोध किया, बातें रखी। देखिए इस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ये इन्होंने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित JL नेहरू के द्वारा लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। अबुल कलाम। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। याद रखिएगा, ये बहुत सभी पुस्तकें पूछी जाती हैं, इनके नाम याद रखिएगा, इन बातों को याद रखिएगा। फटाफट जवाब दीजिए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए चित्र हुंड्रू जलप्रपात का आपके सामने आ गया है। ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। फटाफट जवाब दीजिए, क्या है इसका आंसर? सारे विद्यार्थियों इसका आंसर है स्वर्णरेखा नदी। ये रांची झारखंड में है। रांची झारखंड में है। ये है आपका हुंड्रू जलप्रपात। सारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम UOI मामला किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत चुनाव, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, ऑप्शन डी पुलिस सुधार। प्यारे विद्यार्थियों ये जो मामला है 1992 का मामला है और इसे मंडल मामला कहते हैं। मंडल मामला ये आरक्षण से संबंधित है। ओबीसी को मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर 27% आरक्षण दिया गया था, जिससे चुनौती दी गई थी मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे समुचित माना था, समुचित। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन था भारतीय समाज में, क्योंकि जो ओबीसी है ये समाज में पिछड़ गया था। आर्थिक रूप से भले ही समृद्ध हो, लेकिन कहीं ना कहीं शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं था। तो सरकारी जो कदम उठाए गए उस समय सरकार में थे बीपी सिंह, भारत के प्रधानमंत्री थे, और इनके द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिया गया। ओबीसी के लिए सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, जिन्होंने खुल करके आरक्षण की योजना बनाई, तब तो राज्यों में लागू किया। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आरक्षण के दृष्टिकोण से याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये परीक्षा में आया है और आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए अग्न्याशयी वाहिनी, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी ग्रसिका। देखिए इसका सबसे सही आंसर है आपका छोटी आंत। छोटी आंत जो है हमारे शरीर में, देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर छोटी आंत, ये पूरा एरिया छोटी आंत कवर किए हुए है। कहते हैं ये छोटी आंत कितनी बड़ी होती है? 6.5 टू 7.5 मीटर होती है। तो एक बहुत बड़ी लंबी आंत होती है ये। 6.5 से 7.5 मीटर इतनी बड़ी होती है ना। वो फोल्ड होकर के पूरी पड़ी रहती है, इसलिए पता नहीं चल रहा, चित्र के माध्यम से देखिए अंदर पड़ी हुई है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसे ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे हम लोग। सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा भेजे जा रहे क्वेश्चन और सूचनाएं आप तक आसानी से पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? IER, RER, नाबार्ड, IRD और सेबी। सारे विद्यार्थियों ये संस्था है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये देखिए बिल्डिंग आपके सामने दिख रही है। ये संस्था जो है पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। शेयर मार्केट, पूरा स्टॉक मार्केट सिस्टम को संभालने का काम करती है। बहुत ही प्रभावी संस्था है ये। सारे विद्यार्थियों प्रतिदिन करंट अफेयर के साथ साथ 10 महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस लेकर आता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। लाइव चैट के अलावा कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे सूचित करिए। मेरा प्रयास होता है कि मैं आपके बौद्धिक विकास में कुछ मदद कर सकूं। समय लगता है, मैं एक बात कहता हूं, 1 घंटा मुझे दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान देना। अगर पर डे आप मेरे साथ लिखते रहेंगे, चर्चा में रहेंगे, तो सारा करंट, सारा जीके आपके मस्तिष्क में सेट होता रहेगा और परीक्षाओं में एक बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जीवन में सकारात्मक विचार के साथ रहिए और जीवन के प्रति एक सच्ची सोच के साथ काम करिए। जय हिंद।